नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में मनोज सिन्हा को चुना गया है। बता दें कि जीसी मुर्मू ने उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वीकार कर लिया है और मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल का पदभार यहां पर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, राष्ट्रपति ने मनोज सिन्हा को नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मनोज सिन्हा आते हैं। पिछला लोकसभा चुनाव आपको बता दें कि मनोज सिन्हा हार गए थे और उसके बाद से ये लग रहा था कि मनोज सिन्हा को कहां पर एडजस्ट किया जाता है। तमाम तरह के कयास कई बार चले। कौन है मनोज सिन्हा, हम आपको बता रहे हैं। IIT-BHU से बीटेक और एमटेक की उन्होंने पढ़ाई की है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष रहे हैं। 1 जुलाई 1959 को गाजीपुर में उनका जन्म हुआ था। पूर्वांचल में अच्छी खासी पकड़। पूर्व रेल राज्य मंत्री हैं मनोज सिन्हा। 3 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। पिछली बार लोकसभा का चुनाव हार गए। 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए गाजीपुर से चुने गए। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव वो हार गए। IIT-BHU से बीटेक और एमटेक की उन्होंने पढ़ाई की है और यहां पर बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले मनोज सिन्हा को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कल देर रात गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और अब यहां पर कमान मनोज सिन्हा को दी गई है। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। और बातचीत करने के लिए शैलेंद्र वांगू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से कल मुर्मू ने इस्तीफा दिया उसके बाद ये कयास लग रहे थे कि किसको जिम्मेदारी मिलेगी, मनोज सिन्हा को यह नई जिम्मेदारी मिली है। उत्तर प्रदेश से मनोज सिन्हा आते हैं, पिछली बार लोकसभा चुनाव हार गए थे। किस टास्क को लेकर के जिम्मेदारी दी गई, क्या लगता है आपको? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। कल देर शाम जीसी मुर्मू जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, हालांकि उनका कार्यकाल बहुत छोटा था। अक्टूबर में उनकी नियुक्ति हुई थी पिछले साल और अभी कल देर रात उन्होंने इस्तीफा दिया है। कारण उसके पीछे पता नहीं है इस्तीफा क्यों दिया गया, लेकिन उसके कुछ घंटों के अंदर ही मनोज सिन्हा को नियुक्त कर लिया गया है अगले उपराज्यपाल के तौर पर। अभी तक हालांकि उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आपको बता दें कि ये एक अहम अपॉइंटमेंट है क्योंकि इससे पहले एक ही ऐसे पॉलिटिशियन है सत्यपाल मलिक जिनको अपॉइंट किया गया था। ये दूसरे ऐसे पॉलिटिशियन होंगे जिनको बतौर गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के लिए। इससे पहले जम्मू कश्मीर में जो भी गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं वो मिलिट्री बैकग्राउंड के रहे हैं। पॉलिटिशियन के तौर पर ये दूसरे व्यक्ति होंगे जिनको उपराज्यपाल बनाया गया है। दूसरी अहम बात ये कि ये एक 5 साल तक मोदी सरकार, जो पहली मोदी सरकार थी 2014 से 19 के बीच में, उस वक्त ये केंद्रीय मंत्री रहे थे, MOS रेलवेज रहे थे, कम्युनिकेशंस में भी रहे थे। तो उनका शांत स्वभाव और जो उनका साइलेंट परफॉर्मेंस है उससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी उससे काफी खुश थे। लेकिन अब क्योंकि वो पिछला चुनाव वो हार चुके थे और ये कहा जा रहा था कि उनको एक नया असाइनमेंट दिया जा सकता है, तो अब फिलहाल उनको LG नियुक्त कर लिया गया है। लेकिन आपको ये बता दें कि उनको साइलेंट परफॉर्मर कहा जाता है और ये कहा जाता है कि वो डेवलपमेंट के लिए बहुत अग्रसर रहते हैं। उन्होंने अपना MP लेड फंड भी, जब वो सांसद थे, तो जो फंड होता है MP लेड का, वो भी उन्होंने पूरा खर्च कर दिया था विकास को लेकर। तो माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बिल्कुल सही। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। शैलेंद्र वांगू हमारे एडिटर नेशनल ब्यूरो के बता रहे थे कि मनोज सिन्हा को ये नई जिम्मेदारी दी गई और जिस तरीके से पिछली बार लोकसभा का चुनाव 2019 में वो हार गए थे, उसके बाद उनको एडजस्ट करने को लेकर के तमाम तरह की चीजें चल रही थी। कई बार नाम भी सामने आ रहा था और यहां पर अब उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। और अब बात करते हैं बाढ़ और बारिश की। उत्तर प्रदेश में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। कहीं बाढ़ के चलते हादसे हो रहे हैं तो कहीं बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है। कई गांव का शहरों से संपर्क टूट गया है। हम आपको दिखा रहे हैं बाढ़ से हाहाकार की ये तस्वीरें। देवरिया में नाव डूबने से बड़ा हादसा हुआ। 2 महिलाओं और 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं मऊ में बांध टूटने से कई लोग पानी से घिर गए। काफी मशक्कत के बाद इन्हें पानी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो पीलीभीत में बाढ़ से किसान परेशान हैं। पानी की तेज धारा के चलते खेतों में कटान हो रहा है। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं और ऐसी ही तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग दूसरे हिस्सों से भी सामने आ रही हैं। देवरिया में बड़े नाव हादसे की तस्वीरें सामने आई, जहां पर सवारियों से भरी नाव सरयू नदी में पलट गई, जिसमें महिलाओं और 3 बच्चों की मौत हो गई है। कई अन्य लोगों की तलाश अब भी जारी है। बता दें कि छोटी नाव के जरिए कुछ लोग मऊ से देवरिया की तरफ आ रहे थे, तभी मईल थाना इलाके में नाव पलट गई। मामले की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद के आदेश किए।
आजमगढ़ के बाद मऊ में भी रिंग बांध टूट गया, जिसके चलते कई गांव पानी में डूब गए। वहीं पीलीभीत में देवहा नदी ने कहर बरपाया हुआ है। कटान की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। मऊ में सिंचाई विभाग का रिंग बांध टूटने से 3 गांव में पानी घुस गया। 30 फीट से ज्यादा कटान होने के चलते कई गांव में भयावह हालात पैदा हुए हैं। लोग पानी में डूब रहे हैं और रास्ता बनाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। उधर ग्रामीण उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर अधिकारी मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मधुबन थाना क्षेत्र के गजियापुर रिंग बांध को लेकर पहले भी लोग शिकायत कर चुके थे, मगर प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली और एकाएक कटान होने के चलते बांध टूट गया और अब लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है। वहीं पीलीभीत में भी देवहा नदी ने किसानों पर कहर बरपाया हुआ है। नदी से खेतों का कटान होने से किसानों में खलबली मची हुई है। नगरिया कॉलोनी गांव के दर्जनों किसानों की जमीन नदी में समा चुकी है। कटान से किसान परेशान हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से जमीन को बचाने के उपाय अब तक नहीं किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने निरीक्षण कर किसानों को जल्द कटान रोकने और हर संभव मदद का भरोसा दिया है, लेकिन सवाल ये है कि हर साल इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। करोड़ों का बजट खर्च किया जाता है और फिर हालात ढाक के 3 पार। टीम न्यूज़ 18 और स्थितियां किस तरीके की बनी हुई हैं, बातचीत करने के लिए अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता आजमगढ़ से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आजमगढ़ में अभी कुछ दिन पहले रिंग बांध टूटा था, स्थिति पूरी तरह से गंभीर थी। अब तस्वीर क्या है? क्या अभी भी कटान जारी है? अभी भी किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? तबाही मचाई हुई, तो वही दूसरी तरफ जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही की वजह से 3 अगस्त को जो है वहाँ का रिंग बंधा जो है वो टूट जाता है। पिछले कई दिनों से वहाँ रिसाव हो रहा था, लोग शिकायत कर रहे थे, बावजूद इसके वार्ड खंड अधिकारी वहाँ पर नहीं सुनते हैं और जिनकी लापरवाही का खामियाजा आज वहाँ के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। कम से कम 2 दर्जन से अधिक गांव इस समय पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं, जबकि 50 घर पूरी तरीके से डूब गए हैं। लोग अपनी छतों पर सहारा लिए हुए हैं, तो कुछ लोग बंधे पर शरण लिए हुए हैं। बावजूद इसके जिला प्रशासन अभी तक लापरवाह बना हुआ है, लोगों का ख्याल नहीं रख रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे, जिस दिन ये रिंग बांध टूटता है उस दिन यहाँ के जो एक्सचेंज होते हैं, अधिशासी अधिकारी जो दीपक कुमार होते हैं, वो मोबाइल बंद कर लेते हैं, मौके से फरार हो जाते हैं। आज तक उनका पता नहीं चल पाता है कि वो जनपद में है या नहीं है, वो कहाँ पर है, आज तक उनका पता नहीं चल पाता है और अभी तक उस लापरवाह अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई तक से नहीं हुई है। इस लापरवाह अधिकारी के वजह से आज वहाँ के पूरे ग्रामीण तबाह हो चुके हैं, उनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, पशुएं जो है वो भटक रहे हैं, सड़कों पर आ गए हैं और लोग बंधों पर शरण लिए हुए, अपने छतों पर शरण लिए हुए। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई ठोस जो कार्रवाई होती है वो नहीं किया गया है। लोगों को रहने की और लोगों के खाने पीने की व्यवस्था नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अनुपम, क्या अभी भी कई इलाके जलमग्न हैं? क्या अभी भी किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है? राहत और बचाव के लिए वहां पर जो कदम उठाए गए हैं उनको लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है? पर निश्चित तौर पे जिला प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ लोगों को राहत देने के लिए, लेकिन 34 गांव के जो फसल 34 घरों के जो फसल है पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। करीब अभी भी जो है 30 से अधिक घर जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। लोग अपनी छतों पर शरण लिए हुए हैं। जिला प्रशासन राहत पैकेज और तमाम ऐसे दावे तो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। बिल्कुल अभिषेक, हम आएंगे आपके पास। अखिलेश कुमार हमारे साथ बहराइच से हमारे संवाददाता जुड़े हुए। अखिलेश, बहराइच की अगर बात करें तो वहां पर क्या तस्वीर है? वहां पर भी लगातार कटान जारी है, कहर बरपा है। फिलहाल की तस्वीरें क्या कह रही हैं? अनुपम जी, बता दूं, बहराइच में घाघरा नदी उफान पे थी और बहराइच की 3 तहसीलें के 63 गांव जो जलमग्न थे। अब ताजा स्थिति ये है कि अब पानी धीरे धीरे नदी में कम हो रहा है, जिस कारण अब कटान जो है, इतने दिन जलमग्न थे, अब जो है कटान की स्थिति बढ़ रही है। अभी बता दूं कि ऐसे हजारों बीघे जमीन है, जो धान फसल है, जो मक्की की फसल है, वो बर्बाद हो चुकी है किसानों की पूरी तरीके से। और लगातार जिला प्रशासन भी जो जलमग्न गांव थे, 63 गांव थे, जिनका संपर्क मार्ग टूटा हुआ था अपने जिला मुख्यालय से, अब जिला प्रशासन एनडीआरएफ की मदद से उन तक राहत सामग्री पहुंचा रहा है। जिस तरीके से बाढ़ की हर बार बहराइच में कहर बरपाती है, घाघरा नदी और सरयू नदी के मुहाने में ऐसे सैकड़ों गांव हैं जो हर बार कटते हैं और उसमें समा जाते हैं। जिला प्रशासन की
तरफ से लगातार दावे किए जाते हैं कि बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, राहत के बनाए गए हैं और मुआवजा दिया जा रहा है, मगर अब हकीकत की बात करें तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जिला प्रशासन नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण वो हर बार बाढ़ का कोप के शिकार होते हैं। और जिस तरीके से बहराइच में बिल्कुल अखिलेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अखिलेश हमारे संवाददाता बहराइच से ये ताजा स्थिति बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर। स्वागत है, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शामली जनपद के कांदला थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। शातिर दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। वहीं बदमाशों से लोहा लेते हुए एक सिपाही को भी गोली लगी है। सभी घायलों को कांदला सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और खोखे बरामद किए हैं। वहीं एसपी शामली ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार देने का ऐलान किया है। देखिए, जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र में देर शाम एलम से नाला जाने वाले रोड पे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो पैसे लेकर घर जा रहे थे। 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा उनका थैला तमंचा दिखा के उनसे छीन लिया गया। उसको आइडेंटिफाई किया गया, चेस किया गया और इनके द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए जब उसको घेरा गया, उस दौरान उन बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों जो है लुटेरे पुलिस की गोली लगने से घायल हुए, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया है। गोरखपुर से खबर है, जहां पर डबल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई। दोनों लिव इन में रह रहे थे। फावड़े से सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर एसएसपी ने मौके पर जाकर मुआयना किया। घर में 4 थालियों में खाना परोसा मिला है। ऐसे में पुलिस किसी करीबी पर ही हत्या करने का शक जता रही है। पुलिस ने आशनाई और पारिवारिक विवाद में हत्या की आशंका जताई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।